हाज़रीन आदाब। एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो। एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो। लफ्ज़ क्यों न बन जाएं, हर्फों से लफ्ज़, लफ्ज़ों से शायरी के इस सफ़र पर मैं अज़हर इकबाल आपका खैर मक़दम करता हूँ। लिटरेटी पिछले 10 बरसों से अदब की उस अजीम रिवायत का अमीन रहा है जिसने हमारे तहज़ीब व तमद्दुन को जिला बख्शी है, और आज का ये सेशन दिल की कलम से इसका गवाह है। शायर किसी भी समाज का ज़मीर होता है। वो मोहब्बत और एहतजाज के हसीन रंगों से ऐसे अल्फाज तराशता है जो हमारे समाज का आईना बन जाते हैं। आज इस सेशन में शिरकत के लिए मैं जिस शायरा के हुजूर जा रहा हूँ, उसने न सिर्फ शायरी की ज़मीन पर हकीकत पसंद ख़याल और उसूलों को आम करने की कोशिश की, बल्कि इसके लिए हर मोर्चे पर जिद्दोजहद की। शायरी उनके लिए दिल बहलाने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है उस मुआशरे को बेहतर बनाने का जिसमें वो रहती हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा हमारे अहद की एक मुनफरिद लबो लहजे की शायरा हैं। वो चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की रूह रवा होने के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे आला ओहदे पर फाइज हैं। अ लाइफ ऑफ लाइट, ज़रा सी धूप, वक्त के उजाले में आपकी तख्लीक़ात शामिल हैं। आपकी किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लम्हों की शबनम आपकी ताज़ा तरीन पेशकश है। उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, उम्मीद की किरण के सिवा और कुछ नहीं, इस घर में रोशनी का यही इंतज़ाम है। मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर सुमिता मिश्रा साहिबा को, वो स्टेज पर आएँ और ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम किया जाए। डॉक्टर सुमिता मिश्रा। दोस्तों, दिल की कलम से सेशन में डॉक्टर सुमिता मिश्रा साहिबा से बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसे शायर जिनकी तख्लीकी हुनरमंदी और अशार का ड्रामाई अंदाज इश्क के बदले हुए तसव्वुर के तौर पर दिखाई देता है। आप एक ऐसे अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जो सदियों से मैदान अदब में सर बुलंद किए खड़ा हुआ है। भगवती चरण वर्मा साहब आपके जद्दे आला होते हैं। एक शायर होने के साथ साथ आप एक साइंटिस्ट, क्विज़ मास्टर और पब्लिक स्पीकर के तौर पर अपनी शिनाख्त कायम कर चुके हैं। फिलवक्त आप हेड पीआर के तौर पर एमिटी यूनिवर्सिटी को अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कदमों की लय और नवरस आपकी तख्लीक़ात में शामिल हैं। कॉर्नर ऑफ अ स्टूडेंट लाइन के उन्वान से आपका एक नावल 2015 में शाया हो चुका है। लखनऊ की अदबी रिवायतों के अमीन इस शायर को हम चंद्रशेखर वर्मा के नाम से जानते हैं। दिलावर अली आज़र के इस शेर के साथ उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने, उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। मैं दावत दे रहा हूँ चंद्रशेखर वर्मा साहब को, वो स्टेज पर आएँ और ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। चंद्रशेखर वर्मा साहब, तो स्टेज आपके हवाले। जी शुक्रिया। हेलो, Ali. Good morning, friends. Am I audible? Okay. Good morning, Shekhar. मुझे बहुत खुशी है कि आज चंद्रशेखर वर्मा और हम बातचीत में हैं। ये बातचीत ही होगी क्योंकि शेखर और हम दोनों लखनऊ से हैं। दोनों की लखनऊ से वाबस्तगी है और कॉलेज में भी साथ में थे, तो ये दो लेखकों या शायर के बीच भी बातचीत होगी और दो पुराने मित्रों के बीच में भी एक बातचीत होगी। तो जैसा कि अज़हर साहब ने कहा कि आप
आपको साहित्य एक तरह से विरासत में मिला है, पर ज़रूरी तो नहीं कि हम वही करें जो विरासत में हमें मिला हो। तो आप कैसे, आपकी कलम कैसे मतलब उठाई आपने, और कब ये सफ़र शुरू किया? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीएलएस का और ख़ास तौर से आपका कि आपने तीसरी बार मुझे यहाँ लिटरेटी में बुलाया है। ये मेरी तीसरी अपीयरेंस है और पिछली बार मैं जब आया था तो मेरी पहली इंग्लिश की नॉवेल रिलीज़ हुई थी कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और इस बार मेरी हिंदी की कहानियों की किताब रिलीज़ हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे होस्ट करने के लिए। मुझे चंडीगढ़ आना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा हनीमून शिमला में हुआ था और मेरा पहला स्टॉप चंडीगढ़ था। तो सुमिता जी, जो आपका ये सवाल था कि विरासत वाला, तो हम देख रहे हैं कि विरासत में रोहन गावस्कर को क्रिकेट मिला पर उन्होंने खास खेला नहीं, और मैं एक दो पॉलिटिशियंस का नाम भी ले सकता हूं पर लूंगा नहीं जिनको विरासत में राजनीति मिली है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको विरासत में कोई चीज़ मिले और आप उसको निभा सकें। हालांकि मैंने लिखने का मुझे शौक था और आप भली भांति वाकिफ हैं इस चीज़ से कि मैं कॉलेज के दिनों में लिखा करता था, पर वो विरासत की वजह से नहीं लिखता था, किसी और कारण से लिखता था तब। वो कारण भी बयान नहीं करना चाहती हूँ, बट जो आपके आसपास लोग थे उन्हें पता था कि आप कि आप किस कारण से लिख रहे हैं। तो वो अगर विरासत नहीं भी होती तब भी लिखते हम। पर वो शायरी उतनी कामयाब नहीं होती, नहीं हुई। बड़ी सब्जेक्टिव थी वो ऐसी। वो बड़ी सब्जेक्टिव शायरी थी इसलिए कामयाब नहीं हुई। पर मैंने फिर अपने आप का जो एक करियर लाइन चूज़ की, मैं पब्लिक स्पीकिंग में चला गया और मार्केटिंग में चला गया। जब मुझे लगा कि मैंने वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया है, तब मैं फिर लेखन की तरह वापस आया। और लेखन या अपनी विरासत के बारे में अगर आप इजाज़त दे तो मैं दो पंक्तियाँ बोलूँ। इरशाद। कि पुत्र राजा का जो था उसने रियासत पाई और नेताओं के बेटों ने सियासत पाई। शारदे माँ का था आशीष हमारे घर पर, हमने साहित्य की अनमोल विरासत पाई। बहुत खूब, बहुत खूब, और सही फरमाया आपने। जी, लेकिन सुमिता जी, आपसे भी एक सवाल मेरा अच्छा है कि जो सबसे पहले, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि आप एक आला दर्जे की, एक हाई पोजीशन पे एक सिविल सर्वेंट हैं और आपने देश की सेवा की है पिछले कई सालों से, और इस बीच में कविता के लिए समय निकालना कैसे संभव है? और हम समझते हैं कि हम जब किसी आईएएस ऑफिसर को फ़ोन मिलाते हैं तो 20 बार फ़ोन मिलाने के बाद 21वीं बार उठ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उनके पास कितना समय होता ही मुझे अच्छे तरह से मालूम है। उसके बाद भी आपने अपनी इतनी सारी कविताओं के संग्रह प्रकाशित किए, और एक और सवाल इसमें ये आता है कि बीइंग अ वुमन और मुश्किलें आती होंगी, न सिर्फ नौकरी में बल्कि इस तरह के काम करने में भी। तो कुछ आप हमें बताएं कि इस बात को आप अपनी कविता द्वारा भी बयां कर सकती हैं, या पहले इसका जवाब देने के बाद कुछ कविता हमें पढ़ के बताएं अपनी किताब से। शेखर, इतना भारी भरकम सवाल पूछ लिया है आपने कि मुझे उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, में करना पड़ेगा। हाँ, व्यस्तताएं जैसा आपने कहा अधिक रहती हैं, और हर किताब के एक अपना सफ़र होता है। उस सफ़र में अलग अलग मुश्किलात आती हैं। मेरी जो लेटेस्ट किताब है लम्हों की शबनम, वो मैंने पूरे 5 साल बाद प्रकाशित की है, जो मेरी लास्ट बुक थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह समय छीना है, कभी ऑन टूर, कभी रात में। पर साथ में अगर आपकी मेरे लिए कविता एक प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड माई रियलिटी। कोई बात मुझे अगर छू जाती है, चुभ जाती है, चुनौती बन के खड़ी हो जाती है या झकझोर जाती है, तो मैं उसको अपने लिए मायनेदार बनाने के लिए उसमें से एक नए मायने और नई ऊर्जा सृजित करने के लिए कविता मेरी मजबूरी है। ओह सो वाह, इट इज़ माई लैंग्वेज टू ईश्वर अंडरस्टैंड करे लाइफ। आपको ऐसी मजबूरियां लगातार मिलती रहे। शुक्रिया। सो हाँ, व्यस्तताएं रहती हैं, और इनफैक्ट जो इस किताब का टाइटल है लम्हों की शबनम, वो भी यही इशारा करती है कि ये सारे पल खुशी के,
कभी गम के, कभी फतेह के, कभी हार के, वो एक ओस की तरह ज़िंदगी में बिखरे होते हैं। और उन अलग अलग पलों को, उन लम्हों की शबनम को हम अगर पिरो पाएँ, सहेज पाएँ, तो ज़िंदगी और खूबसूरत और मायनेदार हो जाती है। पर जब मैंने लम्हों की शबनम इस्तेमाल की थी इस किताब में, तो वो मेरी एक कई सारी पोएम्स हैं जो मैं जिनको प्रशासनिक टाइप की पोएम बोलती हूँ। क्योंकि जी जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी प्रशासनिक औपचारिक जीवन से संबंध रखती हैं। तो जहाँ लम्हों की शबनम की पहली बार मैंने जिक्र किया है, एक कुछ कुछ अंश ही इरशाद पढ़ूंगी, जी जरूर। जिसका नाम है कविता अपनों की दुनिया। अपनों की दुनिया अपनों की दुनिया भुलानी पड़ती है, अपनों की दुनिया भुलानी पड़ती है, गैरों की हुकूमत बजानी पड़ती है। वाह वाह। अपनों की दुनिया भुलानी भुलानी पड़ती है, गैरों की हुकूमत बजानी पड़ती है, एक मंजिल के पाने में, क्योंकि नथिंग इज एज इजी एज इट लुक्स। करेक्ट। एक मंजिल के पाने में कई मंजिलें गंवानी पड़ती वाह वाह, बहुत खूब। हैं। लम्हों की शबनम सूख गई शाखों पर, लम्हों की शबनम सूख गई शाखों पर, वक्त की धूप में प्यास बुझानी पड़ती है। वाह। खेल ही है, और ये आखिरी लाइंस, खेल ही है मगर खतरनाक, खेल ही है मगर खतरनाक, होशियारी से हर मोहरे को यहाँ चाल चलानी पड़ती है। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा आपने बताया कि ये इस पुस्तक के आने में 5 साल का गैप हुआ, तो जैसे पानी को अगर रोक दिया जाए और एकदम से रिलीज़ किया जाए तो जो उसमें एक सैलाब सा आता है, मुझे लगता है इस किताब ने भी एक साहित्य की दुनिया में सैलाब लाया है। और ये बहुत शुक्रिया। बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन पे काफ़ी वक्त से, तो इस बात पर भी तालियां होनी चाहिए सुमिता जी के लिए। थैंक यू। शेखर, अब आपकी बारी है, या मेरी बारी है आपसे कुछ पूछने की? जी। आपने पहली किताब लिखी कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंग्लिश। फिर आप, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप शायरी करते हैं उर्दू और हिंदुस्तानी में। जी। और अब आपने शॉर्ट स्टोरीज, एक नया जॉनर लिखा है हिंदी में। और तो ये संगम, मैं इसको संगम ही कहूँगी, ये आपने कैसे अचीव किया? और साथ ही दूसरा सवाल भी है कि इसका टाइटल बड़ा इंट्रीगिंग है, 14 लेफ्ट 14 राइट। जी, तो ये इस टाइटल के पीछे क्या कहानी है? मैं बताता हूँ। तो जो आपका पहला सवाल है सुमिता, कि अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू का संगम कैसे हुआ, मैं एक हमेशा शेर कहता हूं कि प्रेम है हिंदी, शौक है उर्दू, अंग्रेजी मजबूरी है। प्रेम है हिंदी, शौक है उर्दू, अंग्रेजी मजबूरी है, वो जुबान अपना लेता हूं जब जो जहां जरूरी है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। अंग्रेजी से शुरुआत करने का कारण ये था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ अंग्रेजी का मीडियम तो था, लेकिन ख़ास अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती थी। और जो मेरा पारिवारिक विरासत है वो भी हिंदी की थी। मेरे दादा भगवती चंद्र वर्मा जी हिंदी के साहित्यकार थे, तो अंग्रेजी पे मेरा कोई ख़ास अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे अपने आप को साबित करना है। तो मैंने सोचा कि पहली नॉवेल इंग्लिश में लिखी जाए, क्योंकि हिंदी में लिखना तो स्वाभाविक था, एक्सपेक्टेड था कि ये तो लिखेंगे ही हिंदी में। और ख़ास तौर से इस बात का कि हिंदी में मुझे अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। सो आई पिक्ड अप दिस लैंग्वेज। जी, आई टुक अ चैलेंज, यस। और जो उर्दू वाकई मुझे शौक है, मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे भी दिल में कभी कभी लगता है कि कुछ लिखा जाए, तो इस कारण ये हो गया। और जो आपका दूसरा सवाल है कि 14 लेफ्ट 14 राइट, तो मुझे लगता है कि आज जब हम, थोड़ी सी अलग बात है साहित्यकारों के बीच में ये बात कहने की हिमाकत कर रहा हूँ कि आज हम जिस युग में हैं ये बाजार का युग है, और यहाँ पर आपको अपने आप को दिखाने के लिए दुनिया को कुछ ऐसा इंट्रीग लाना पड़ता है कि लोग आपकी तरफ, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड जजिंग द बुक्स बाय इट्स कवर। इट मे साउंड लिटिल अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियल स्टोरी। तो इसमें एक कहानी है जिसका टाइटल है 14 लेफ्ट 14 राइट।
आप लोग अगर चाहें तो उस पुस्तक वहाँ पे जो स्टॉल है वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। और उसी से मुझे लगा मेरी 21 कहानियाँ हैं, इसमें जो सबसे अच्छा टाइटल या सबसे इंट्रिगिंग टाइटल मुझे लगा वो ये था। और इस पर भी दो सवाल आ गए सुमिता जी, बड़े इंटरेस्टिंग से। इसमें जैसे मैंने बताया 21 कहानियाँ हैं और मार्केट का या कंज्यूमर का क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर का क्वेश्चन जो सबसे पहले आया कि आपने 14 लेफ्ट 14 राइट टाइटल लिखा है, यानी 28, और कहानियां केवल 21 हैं इसमें, तो हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई साहब सुनिए, 200 रुपए की किताब की आप 200 तो देते नहीं, आप 150 ही देते हैं, तो जब 25% डिस्काउंट आप कर देते तो हमने भी कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी बारी। नहीं, मुझे पहले मैं एक और सवाल, जी, फिर आपकी बारी जी। नेहा। अभी अजहर साहब ने कहा ना कि वो आपने गुलाब देकर सबको शक में डाल दिया, तो आपकी इस किताब में जो पहली कहानी है वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, क्योंकि उसमें भी एक बीवी का जो अपने पति के लिए आपने लिखा ना, आसक्ति और शक दोनों, जी कि उसको, और उसमें एक बड़ी मज़ेदार लाइन है कि उसको न जाने क्यों ये लगता है कि सारे ब्रह्मांड में सबसे डिजायरेबल उसी का पति है। उसके बाद एक और कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई वो है गंगा। और उसमें अक्सर हम लोग सभी ये करते हैं कि हम ज़रा सा कुछ अच्छा काम करेंगे, ज़रा सा किसी की मदद करेंगे, तो हमें अपने अंदर इतनी महानता का एक अनुभव होता है कि जैसे कि हमसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। आज तो मैंने घर जाके भी बताएंगे और दिन भर अपनी पीठ थपथपाएंगे। तो गंगा कहानी में उसको आपने एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट में पेश किया है कि जहाँ हम लोग जो हो सकता है बहुत समृद्ध हों, अपने को महान बनाने के हर छोटी सी बात को बड़ा बनाते, वहाँ गैरत, एक गरीब में जो गैरत और दिखाई है, उस महानता को के अनुभव को छोटा कर दिया। मैंने तो सिर्फ 2-3 कहानियों का जिक्र किया है, तो अब आप किसी एक कहानी से जो भी आप पसंद करें, मेरे हिसाब से डब्बू इज़ ब्यूटिफुल, बट आई लीव दैट टू यू, क्यों ना कुछ सुनाएं। जी, बहुत शुक्रिया स्मिता जी। ओके, हालांकि कहानियाँ पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, कविताएं सुनने में बहुत मज़ा आता है, पर कहानियाँ सुनने में उतना मज़ा शायद नहीं आता है। तो मैं जो सबसे छोटी कहानी है उसको पढ़ूंगा कि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। और इस कहानी का शीर्षक जो सुमिता जी ने जिक्र किया, जिस कहानी का, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। इसका नाम है डब्बू। तो मैं शुरू करता हूँ कि अंजना जी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। गर्मी आते ही उनके घर के बाहर पशुओं और पंछियों के लिए पानी रख दिया जाता है। वो उन तमाम संस्थाओं की सदस्य भी हैं जो जानवरों को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मुहैया कराती हैं। एक दिन वो मुझे एक कार्यक्रम में मिली और बोली, शेखर जी, मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, घर सूना हो गया है, सो हमने सोचा है कि हम एक कुत्ते के पिल्ले को गोद लेंगे। मुझे अंजना जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये कितनी अच्छी बात है कि किसी के दिल में जानवरों के लिए भी इंसानों जैसी संवेदना हो। आप इस काम में मेरी कुछ मदद करेंगे? अंजना जी ने मुझसे पूछा। मतलब आप किसी ऐसे कैनल क्लब को जानते हैं जहां मुझे एक पपी मिल जाए? जरूर। अंजना जी सक्षम महिला हैं और उनके घर में एक जानवर अच्छे से पल जाएगा, ये सोचकर मैंने तुरंत अपने मित्र सौमित को फोन करके अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया। सौमित का लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर रोड पर एक फार्म हाउस था। अंजना जी अगले दिन नियत समय पर अपनी गाड़ी लेकर मुझे पिक करने आ गई। उनकी गाड़ी में पहले से ही एक पैकेट में कॉलर, लीश और डॉग फूड रखा हुआ था। मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली हैं। अंजना जी काफी उत्साहित दिख रही थी। सौमित के फार्म हाउस में हमने अद्भुत नजारा देखा। सैकड़ों अलग अलग उम्र और ब्रीड के कुत्ते एक बहुत बड़े क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। वे दौड़ रहे थे, खा रहे थे, लेटे हुए थे या आपस में खेल रहे थे। एक अलग ही निश्चल सी दुनिया थी उनकी। नमस्कार अंजना जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सौमित ने गर्मजोशी के साथ अंजना जी का स्वागत किया। सौमित जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। आप कितना नेक काम कर रहे हैं। हम स्वयं नेक काम कहां करते हैं, ये सब तो ईश्वर हमसे करवाता है।
सौमित्र ने बोला। शेखर ने मुझे बताया कि आपको भी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है और मुझे ऐसे लोगों से मिलकर अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। जी, मेरे दोनों बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। घर में मेरे पति और मैं, बस यही लोग हैं। एक तो हमारा घर बहुत बड़ा है, दूसरा हमारे पास काफी समय भी है, सो हम चाहते हैं कि एक छोटा सा पपी हमारे परिवार का हिस्सा बने। बहुत ही नेक ख्याल है आपका, सौमित्र बोला और उसने इशारा करके एक छोटे से प्यारे से पिल्ले को अपने पास बुलाया। ये हमारे फार्म का सबसे प्यारा पपी है, टाइगर नाम है इसका। प्यार का भूखा है, आपके घर जाकर बहुत खुश रहेगा। टाइगर और अंजना जी की नजरें मिल गईं। जहां टाइगर अंजना जी में मां का वात्सल्य ढूंढ रहा था, वहीं अंजना जी टाइगर के दुबले पतले शरीर को टटोलकर उसकी पेडिग्री खोज रही थी। दुम, नाक, कान और मुंह अंजना जी ने सभी को बहुत गौर से देखा और फिर पूछा, सौमित्र जी, इसकी ब्रीड कौन सी है? मुझे इसकी नस्ल तो नहीं मालूम। मेरी टीम का कोई सदस्य शायद इसे सड़क से उठाकर लाया है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो बहुत है, लेकिन आपके पास कोई ऊंची नस्ल वाला पपी नहीं है क्या? क्यों नहीं, हमारे पास ऊंची नस्ल वाले कुत्ते भी हैं। आपको कौन सा चाहिए? सौमित्र ने अंजना जी का मन पढ़ लिया था। मुझे कुत्तों के बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी किटी में लोगों से सुना है कि जर्मन शेफर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अंजना जी ने अपना सीमित सा ज्ञान बघारा। आपने सही सुना है, और मेरे पास इस नस्ल का एक पिल्ला भी है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा काम बन जाएगा। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए जर्मन शेफर्ड लेके आता हूं। सौमित्र ये कहकर थोड़ी देर के लिए कुत्तों के बीच में चला गया और एक गटे हुए बदन वाले पिल्ले के साथ लौटा। अंजना जी, देखिए कितना बढ़िया पिल्ला है, एकदम प्योर पेडिग्री सर्टिफाइड, बहुत स्वस्थ और समझदार। अंजना जी का दिल उस छोटे से पिल्ले पर आ गया। क्या नाम है इसका? डब्बू, सौमित्र ने जवाब दिया। डब्बू, देखो तुम्हारी नई मालकिन आई है। सौमित्र की बात सुनकर डब्बू ने अंजना जी को देखा और फिर वो सौमित्र की ओर देखकर मिमियाने लगा। लगता है आपसे कुछ कह रहा है, अंजना जी बोली। जी, मुझे भी यही लगता है। ये कहकर सौमित्र ने डब्बू को अपनी गोदी में उठा लिया और उसके मुंह के पास अपना कान लेके गया। ओके ओके, क्या कह रहा है डब्बू? अंजना जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। ये कह रहा है, कोई अच्छी नस्ल वाली मालकिन नहीं है क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। शॉर्ट स्टोरी में जो एक किक होना चाहिए, शुक्रिया, जो उसकी खासियत है, वो आपने बेहतरीन ढंग से इसमें कैप्चर किया। शुक्रिया। ब्यूटीफुल। जी, तो सुमिता जी, मैं आपकी कविताएं काफ़ी सालों से पढ़ता आया हूँ और अक्सर मैं ये बता दूं, अक्सर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि शायद फर्स्ट कट मुझे पढ़ने का मौका इन्होंने कभी कभी मुझे दिया है। बिफोर पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, कभी कभी मेरे पास वो कविता आ जाती है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सुमिता जी आपकी कविताओं में, वो ये है कि आप जब अपने इमोशंस या जज्बात को कागज़ पे उतारते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द अनायास ही आपके गुलाम बन गए। द काइंड ऑफ कंट्रोल यू हैव, मतलब फिर लगता नहीं, बहुत नेचुरल फ्लो आता है। और ये भी देखा है मैंने कि वो शब्द जो आमतौर पे शायरी में नहीं इस्तेमाल होते हैं, उनको आप बखूबी उनका प्रयोग करके उसके बहुत अच्छे माने निकालती हैं। तो ये जो आर्ट है, ये आपने कहाँ से सीखी, या ये आर्ट कहाँ से आपने एक्वायर की, कैसे आई? और मैं इसके एग्जाम्पल में एक दो कविताओं के अंश पढ़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। इरशाद जी, अच्छा लगेगा आपकी आवाज में सुनकर। ये कविता हमने कल रात में भी सुनी थी और मैं इसको फिर पढ़ रहा हूं। मेरी बहुत फेवरेट है। और जैसा कि एक हमारे नूर साहब जो लखनऊ के शायर हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो इसमें इतने मतलब निकलते हैं, मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब इसका अलग मतलब निकाल सकते हैं। आपका कॉन्टेक्स्ट दूसरा हो सकता है कि तुम गैर नहीं मैंने माना, फिर भी जब मेरे घर आना। तुम गैर नहीं मैंने माना, फिर भी जब मेरे घर आना। लाजिम है तुम्हारा जरा तकल्लुफ से पेश आना।
जहां मैं रहती हूं वहां जमाना रकीब है, जहां मैं रहती हूं वहां जमाना रकीब है, क्यों बेवजह सबूत दें कौन कितना करीब है, कौन कितना करीब है। बहुत खूब। तो Thank अब you, हमारे शुक्रिया। सवाल का जवाब आप दें। सवाल का जवाब। सच्चाई तो ये है कि मैं बचपन से कविता लिख रही थी, पर मैंने कभी भी हिंदी या हिंदुस्तानी में नहीं लिखा। अ, अंग्रेज़ी में सोचा, अंग्रेज़ी में लिखा, और मेरी पहली कलेक्शन भी इंग्लिश में ही थी। पर ये शायद मिडिल एज, मध्य सफ़र की एक सौगात है कि आपको अपनी भाषा, अपनी विरासत, अपने लोग की पहचान भी बेहतर होती है, और उनकी शायद एक मन में पुकार भी उठती है। और मैंने काफ़ी लेट इन लाइफ पहली बार हिंदी में कुछ लिखने की कोशिश की, और मुझे पता नहीं क्यों लगा, अभी भी मैं दोनों भाषाओं में लिखती हूँ, बट कि और जो एक, बहुत खूब लिखती हैं आप। जी। थैंक यू अगेन, पर जो एक आत्मीयता, एक डायरेक्टनेस है अपनी भाषा में लिखने का, वो आपके मन से सीधे जाके जो पाठक है उसके मन से जुड़ती है। एकदम सच। जी। और शायद जो आप कह रहे हो ना कि शब्दों का प्रयोग, मुझे तो लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा क्लिष्ट उर्दू या हिंदी आती ही नहीं है, तो इसलिए काम चला रही हूँ बस। नहीं, तो आपके ऊपर माँ सरस्वती मेहरबान है, क्योंकि आप जो लिखती हैं, अगर आप ये कह रही हैं, आप एडमिशन कर रही हैं इस बात का कि क्लिष्ट भाषाएं नहीं आती है, लेकिन जो शब्द आते हैं मुझे लगता है कि इमोशंस को बहुत प्रिसाइज ढंग से वो एक्सप्रेस करने में समर्थ होते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की बात अब है। क्या सुनाऊँ और आपको? इसमें आपको जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सुनना है मुझे। देखिए, एक बात और इसमें कह दूँ कि अगर आप सुमिता जी की किताब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो कि शायद 3 या 4 लाइन की हैं, और वो बहुत बड़ी बात कह जाती हैं। घाव करे गंभीर, देखन में छोटन लगे। तो ऐसी हमें, अगर आप 3-4 या 2-3 जो भी आपको लगता है कि सुनाएं। एक जो मैं बताता हूं आपको। जी। इस कविता को मैंने भी कई जगह कोट किया है, जिसका शीर्षक है मोहब्बत। ओके, पेज कौन सा ये है? पेज है 49। आपकी तैयारी मुझसे बेहतर है, खैर। हाँ, बहुत छोटी सी 4 लाइंस हैं, जिसका टाइटल है मोहब्बत। रूह भी कोई चीज़ है, रूह भी कोई चीज़ है, जिस्म भी हकीकत। रूह भी कोई चीज चीज़ है, है जिस्म जिस्म भी भी हकीकत। हकीकत, जहाँ दोनों मिल जाएं उसे कहते हैं मोहब्बत। वाह, वाह। और ये मानना पड़ेगा, मोहब्बत रूहानी तो होती है, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर द अदर पार्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता वो मैं पढ़ देता हूँ सुमिता, इरशाद। मुझे बहुत पसंद है। और ये इमोशन ऐसा था जो शायद हम दोनों ने एक ही वक्त में शेयर किया था। मैं माँ हूँ, ममता और मोह मेरा स्वभाव है। मैं माँ हूँ, ममता और मोह मेरा स्वभाव है। तुम समय हो, दोनों का तुम में अभाव है। कितनी सुंदर कविता है। थैंक यू। अब बात हो रही है ममता, मोह और मोहब्बत की, तो 2-4 लाइनें और। जी जरूर। मोहब्बत को हर बंदिश, मोहब्बत को हर बंदिश और रिवाज से जुदा रखना चाहिए, वाह, पर महबूब के अलावा अपना कोई और भी खुदा रखना चाहिए। वाह, 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 वाह। क्या बात, क्या बात। अब तो सीख लो, अब तो सीख लो, चिलमन में मन के इरादों को नेहा रखना चाहिए। वाह, अब तो सीख लो, चिलमन में मन के इरादों को नेहा रखना चाहिए। और आगे, कोई कुछ भी रोमांच का वायदा करे, कोई कुछ भी रोमांच का वायदा करे, शाम ढले रास्ता पहचाना तयशुदा रखना चाहिए। वाह, वाह। और आखिर में, और ये मेरा फेवरेट है, खुशामदों का चलन है, खुशामदों का चलन है पर हमारा मानना है, खुशामदों का चलन है पर हमारा मानना है, एक आध बंदे को तो खफा रखना चाहिए। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह।
थैंक यू, शुक्रिया। और एक मेरे सामने है जो अगेन इट्स अ वेरी कोटेबल पोम। आसान की आदत बड़ी जालिम है। अजहर भाई देखें कि आसान की आदत बड़ी जालिम है, किसी को मुश्किल का शौक ही नहीं रहा। थैंक यू, थैंक यू। और एक और छोटी सी इसके जी। बाद आपसे मैं कहूँगी कुछ सुनाने को। जी। उसने कहाँ मांगा था, उसने कहाँ मांगा था, हम ही जहाँ नजर करते रहे। वाह। उसने कहाँ मांगा था, हम ही जहाँ नजर करते रहे। किसी ने कम से काम चला लिया और हम ज्यादा का दम भरते रहे। वाह वाह। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब आपकी बारी है शेखर। शेखर भी एक बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप कुछ सुनाएं और तरन्नुम में भी ज़रूर कुछ सुनाएं। हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और मतलब मैं मोबाइल से नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो जो दो दो तीन तीन शेर गज़ल के याद आते हैं मैं सुना देता हूँ। इस गज़ल में एक लफ्ज़ आएगा शनावर, वो तैराक को कहते हैं कि अजहर भाई, शनावर को बचाना चाहिए था, शनावर को बचाना चाहिए था, नदी को डूब जाना चाहिए था। शनावर को बचाना चाहिए था, नदी को डूब जाना चाहिए था, और उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, उड़ाया किस लिए तुमने परिंदा, तुम्हें पिंजरा उड़ाना चाहिए था। और निजामत के जरा आदाब सीखो, निजामत के जरा आदाब सीखो, तुम्हें मिसरा उठाना चाहिए। और एक जो विरासत है मेरी, उस पर मैंने कभी कुछ कहा था कि कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है। और वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर, तो मेरा सर महकता है। और एक दो और याद आ रही है, उसके बाद मैं फिर तरन्नुम में एक दो करके कि सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई, सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई, चुप अगर रहती तो जाती, चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई। सब नए घर में गए, एक चारपाई रह गई, चुप अगर रहती तो जाती, चरमराई रह गई। और जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं, जश्न अपनी कामयाबी का मना पाया नहीं, बस यही गिनता रहा किसकी बधाई रह गई। तरन्नुम में चिराग अहले जहां के रख कर, मैं आसमां को सजा रहा हूं। चिराग अहले जहां के रख कर, मैं आसमां को सजा रहा हूं। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूं। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूं। खरीददारों ये मत समझना, हुनर में मेरे कोई कमी है। खरीददारों ये मत समझना, हुनर में मेरे कोई कमी है। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूं।
तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा। और ये आखिरी शेर कि मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत, ये बाजी जीतेगा कौन देखें। मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत, ये बाजी जीतेगा कौन देखें। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ। सो अब आप बहुत सारे सवाल हो गए हैं, हालांकि हम चाहते थे कि ये सिलसिला चलता रहे बातचीत का, पर समय की मैं समझता हूँ पाबंदी है। तो सुमिता, अब आप यूँ बताएं कि आपकी फेवरेट कविता, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है ये कि आप कैसे निकालेंगी, लेकिन इस मौके पर आप कुछ ऐसा सुनाएं हमें जो एक मैसेज की तरह भी जाए, सोसाइटी को संदेश की तरह भी जाए। पहली चीज़ तो ये बहुत ही नाजायज़ सवाल है। कोई शायर की कोई फेवरेट कविता नहीं होती, और ये इसीलिए नाजायज़ कह रही हूँ और ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। पर क्योंकि मुझे बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं और फेस्टिवल डायरेक्टर होने का भी ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं कि मैं कुछ बोल सकूं। दोनों की दोनों तब से मेरे को आंखें बना रही हैं, तो अच्छा, मुझे एक भी नहीं दिखा, इसलिए शायद तुम इधर मुंह किए हुए हो। हाँ, शायद इसलिए। वो उधर देख, तो आप नहीं, देखिए क्या हालत we've है। taken lot of time, yes. तो जी। बस एक आखिरी पेशकश, ये मेरी अपनी अनडाइंग बिलीफ भी है और विश्वास भी। इट्स अ पोएम कॉल्ड मेरा मजहब। जिससे करनी थी तौबा, वही खुद ब खुद खुदा बन गया। क्या कहने। जिससे करनी थी तौबा, वही खुद ब खुद खुदा बन गया। मेरे मजहब में मोहब्बत को किसी भी सूरत कुफ्र नहीं मानते। वाह वाह। वो अंधेरे बेचते रहे, हमने रोशनी दी बेमोल। वो अंधेरे बेचते रहे, हमने रोशनी दी बेमोल। जैसे को तैसा हमारे यहाँ नेक दिली नहीं मानते। वाह। जैसे को तैसा हमारे यहाँ नेक दिली नहीं मानते। झूठ और मक्कारी के पायदान चढ़ के, झूठ और मक्कारी के पायदान चढ़ के बुलंदियां जो पाए, ऐसे बंदे को मेरे जहां में कोई सिकंदर नहीं मानता। वाह वाह वाह। मुश्किलों में मायने मिलते हैं, मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के। मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के। किनारों पे खेलने को हम मुलाकात ज़िंदगी नहीं मानते। वाह। और आखिर में जब कायनात का सृजन हुआ तो कहते हैं कि एक ध्वनि थी, एक शब्द था, तो उस ओर इशारा है। वो शायर मेरी रूह पे जो लिख रहा है, वो शायर मेरी रूह पे जो लिख रहा है, वही शब्द है। बाकी किसी नज्म को हम शायरी नहीं मानते। क्या कहने। वाह, कमाल, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, बात फिर कभी। अब यहाँ पे इशारों की हद हो चुकी है, और ये अच्छे इशारे भी नहीं है कि दिल खुश कर जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, पूरी ऑडियंस का शुक्रिया फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। सच में दिल नहीं चाहता कि हम ये सिलसिला ख़त्म करें, पर हमारे बीच दिव्या दत्ता जी आ चुकी हैं। उनका ढेर सारा स्वागत, खैर मकदम, और आप लोग भी बेताब होंगे उनसे गुफ्तगू करने के लिए। तो हम रुखसती लेते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। एक्चुअली हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं, समय और दिल के बीच में फंसे हुए हैं। घड़ी इशारा कर रही है कि जल्दी करो, समय निकला जा रहा है।